नॉलेज है, आप हम भी पालन कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। सुनिए, आपने थोड़ा सम्मान हमारा भी रखेंगे। ये कुछ नहीं है, आपने बहुत बहुत संघर्ष किया, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा रही है। लेकिन मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और हिंसा का किसी तौर पर सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं, सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा रही। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा में घर नहीं बैठेगा। मैं आपको देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोगों की जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया है? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला है। कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सीएम कौन होगा, क्योंकि महायुति में जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ सीएम शिंदे हैं जो दावा कर रहे हैं कि जीत उनके नेतृत्व में मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जो सीटों की संख्या के आधार पर दावेदारी कर रही है। मुंबई की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है, क्योंकि महायुति के सभी बड़े नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत भले ही सवालों में है, लेकिन यह भी तय है कि महायुति की सरकार बन रही है। सीएम कौन होगा, इस पर जरूर टकराव चल रहा है। सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा दावा एकनाथ शिंदे का है, लेकिन बीजेपी शिंदे के दावे को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन शिंदे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सीएम शिंदे का दावा है कि उनके नेतृत्व में जीत मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। शिंदे की तरफ से बिहार मॉडल की तरह ही महाराष्ट्र में सरकार गठन का प्रस्ताव रखा गया है, यानी सीएम छोटी पार्टी का बन जाए, लेकिन मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के आधार पर तय हो। बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं तो उसके ज्यादा मंत्री बने, एनसीपी के विधायक कम हैं तो उसके कम मंत्री बने, लेकिन शिंदे की मांग को बीजेपी हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि 2019 में भी शिवसेना ने सीएम पद के मुद्दे पर ही एनडीए को छोड़ा था। ऐसे में शिंदे क्या सीएम पद को लेकर एनडीए छोड़ सकते हैं? अगर अजीत पवार का साथ मिलता है तो ऐसा संभव है, लेकिन अजीत पवार फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी साफ है कि सीएम पद का पेच सुलझता नहीं दिख रहा है।
और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसी भी समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और अगर महायुति को बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ी हार माना जाएगा।